नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निवारण के सिद्धांत। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है हम बीमार क्यों होते हैं, इसमें हम निवारण के सिद्धांत के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले सेशंस में हमने देख लिया कि रोग के कारक क्या होते हैं, किस कारण रोग होते हैं, उनके उपचार के नियम के बारे में समझ लिया है। आज निवारण के सिद्धांत, इसमें क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं बुक खोलकर। तो बच्चों, निवारण के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो ये देखा है कि अगर कोई व्यक्ति कोई एक रोग से संक्रमित होता है तो उससे कैसे हम छुटकारा मिल सकता है। तो इसमें जो अगर हम देखते हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए हम ये देखते हैं उनमें 3 सीमाएं होती हैं। पहली जो है वो ये है कि यदि कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसका जो एक शारीरिक कार्य उनको बहुत एक हानि होती है, और कभी-कभी यह होता है कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो ही नहीं पाते हैं। मीन्स जो हमने देखा था वो जीवन पर्यंत वो बीमारी चलती है। दूसरा यह है कि उपचार में लंबा समय लगता है, और इस कारण जब लंबा समय लगता है तो बहुत समय तक वो एक जो नॉर्मल लाइफ है उसको लीड नहीं कर पाता है, और ज्यादा से ज्यादा समय उसको आराम में लगता है। तीसरा यह है कि काफी रोग ऐसे हैं जो संक्रमण कर सकते हैं। मीन्स अगर एक को हो तो वो जो रोग है वो अन्य व्यक्तियों पर फैल सकता है, और इस प्रकार जो है ये एक डिजीज और एक इन्फेक्शन और फैलता है, और ज्यादा लोग उसके संक्रमण में आते हैं। तो यहाँ पे तो अगर परिवार में एक को हुआ है और उस कारण परिवार के अन्य व्यक्ति भी अगर संक्रमित हो गए तो उस जो पहला व्यक्ति है उसका उपचार भी ठीक से नहीं हो पाता, और जिनको फिर नया इन्फेक्शन लगा है उनको भी नहीं हो पाता। तो एक बहुत एक परेशानी वाली बात, अगर कहीं एक ठीक होना में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो हम रोगों का निवारण कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 2 विधियां हैं, एक सामान्य तथा दूसरी रोग विशिष्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं संक्रमण से बचने की सामान्य विधि है रोगी से दूर रहें। अगर कोई ऐसा आपके घर में अगर इस प्रकार के किसी को खांसी जुकाम है, कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज अगर किसी को है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए रोगी से एक हम डिस्टेंस बना के रखें, और अगर हमें उसके उपचार को उसको सहायता देने के लिए उसके पास जाना है तो हमें पूरा एक प्रिकॉशंस लेकर करना है कि अगर हमने उसके कपड़े बदले हैं, हमने उसके पास गए हैं तो हाथ धोएं, मुंह ढके रहें, जैसे इन्फेक्शन हम तक नहीं पहुंचे। इससे हमें संक्रामक सूजियों से बचाव कर सकते हैं। यदि हम उनके फैलने की विधियों को जानते हैं तो हम बड़ी सुगमता एक हमें होगी कि हमें अगर ये पता चल जाए कि वो अगर वायु से फैले हैं तो हमें खुले स्थानों हम उन अगर हम जानते हैं कि इन दिनों खांसी जुकाम बहुत फैल रहा है, लोग अक्सर खांसते हुए मिल रहे हैं, तो बाहर हम एक मुंह कवर करके जाएं कि जैसे वो जो संक्रमण है वो वायु में जो फैला है वो वायु एक अगर हम कवर कर लेते हैं तो छनकर आती है डायरेक्ट, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम तक अंदर नहीं जा पाते हैं, और उस समय हम भीड़ बड़े स्थानों से बच कर रहें। और सूक्ष्मजीवों से बचने के लिए हम जो है अगर वो पानी के अगर एक कभी कभी होता है कि बारिश के दिनों में कहीं जो हमारे पाइप से पानी आते हैं तो कहीं टूट गया कुछ हुआ जिसमें सीवर का पानी मिल रहा है, और बारिश के दिनों में संक्रमण फैलने की ज्यादा एक चांसेस रहते हैं, तो हम पानी उबाल के पिए, हम पानी को ध्यान से एक देखें, और ये भी ध्यान दें अगर हमारी नजर में कहीं ऐसा टूटा पाइप है तो उसको हम खुद या जिसकी भी सहायता से हम उसको भी ठीक करें कि इन्फेक्शन जैसे पानी से कम फैले। तो रोग वाहक सूक्ष्मजीवों से बचने के लिए हमें साफ पर्यावरण की भी आवश्यकता होती है,
और जहाँ जैसे बारिश के ही समय की अगर बात करें तो जगह जगह पानी एक रुका हुआ होता है, और हम जानते हैं जहाँ पानी रुका होता है वहां पे मच्छर ज्यादा पनपते हैं। तो पानी कहीं रोक कर नहीं रखें, अपने घर में भी कहीं हमारा पानी का कहीं ऐसा एक नहीं रखें कि जहाँ वो इकट्ठा हो, है ना। तो समय समय पर अपना पीने वाले पानी की बोतल्स भी ठीक से साफ करें। ये नहीं कि वो 4-4 दिन तक वो हम बिना साफ करे बोतल से अब पानी ले रहे हैं, या कूलर है कुछ है तो उसका पानी एक एक दो दो दिन में बदलें, कि अगर उसमें मच्छरों के कुछ एग्स बन भी रहे हैं तो जब हमने पानी को वहां एक थ्रो कर दिया, नया पानी डाला, तो वो एग्स नहीं पनप पाएंगे, मच्छर कम होंगे। पर्यावरण से संबंधित विषयों के अतिरिक्त संक्रामक रोगों से बचने के और भी अन्य सामान्य नियम है। तो तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम प्रतिदिन जो है संक्रमण से गुजरते हैं। तो अगर हमारा जैसे हम कक्षा में हैं तो अगर कोई एक बुखार से पीड़ित है, कोई खांसी जुकाम से पीड़ित है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो पीड़ित बच्चा थोड़े समय के लिए स्कूल नहीं आए, विद्यालय नहीं आए, तो वो संक्रमण को फैलाने से एक वो उस पर एक कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि वो अगर क्लास में बैठेगा तो आसपास के बच्चों में भी संक्रमण फैलेगा, और वो बच्चे जब अपने घर में जाएंगे संक्रमण फैलेगा। तो इस प्रकार हम देखें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में फैलते जाएंगे। और फिर हम ये देखते हैं कि एक हमारा जो डिफेंसिव बॉडी भी हमारा फिट होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा डिफेंसिव सिस्टम अगर कमजोर है तो हमें इन्फेक्शन जल्दी लग सकता है, लेकिन अगर स्ट्रांग है तो अगर हम किसी संक्रमित व्यक्ति के पास बैठे भी हैं तो हमें संक्रमण नहीं होगा। इसका कारण एक और ये भी देख रहे हैं कि हमारे शरीर में स्थित प्रतिरक्षा तंत्र जो रोगाणुओं से लड़ता है, तो जो ही मैंने आपको बताया कि वो भी हमारा अंदर काफी स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमें एक वो प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि अगर किसी कारण से वो एक फैल रहा है तो हम उन चीजों को खाने से बचें, उन चीजों का प्रयोग करने से बचें। हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं भी होती हैं जो रोगाणुओं को मार देती हैं, और हमारे शरीर में जैसे संक्रामक रोगाणु आता है जो, तो ये जो हमारी विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं ये एकदम एक्टिव हो जाती हैं और वो रोगों से लड़ना शुरू कर देती हैं, और एक अपना जो प्रतिरक्षी तंत्र बना लेती हैं। और लिटरली हम जैसे समझाते हैं कि एक फाइट चलती है कि ये तुम बाहर से आए हो, नुकसान करोगे हमारे शरीर को, तुम यहाँ से भागो। तो ये एक लड़ाई चलती है। तो अगर जो संक्रमण आया है हमारा प्रतिरक्षी तंत्र उससे लड़ के भागा देता है, उसको मार देता है, तो हमें रोग नहीं होता है। तो प्रतिरक्षी कोशिकाएं संक्रमण के फैलने से पहले ही उसको समाप्त कर देती हैं। और ये अगर मेन यही है कि अगर रोगाणुओं की संख्या कम है तो लड़ाई हो जाती है, लेकिन अगर वो रोगाणुओं की संख्या अधिक है तब फिर हमारा डिफेंसिव सिस्टम इतनी अधिक संख्या में रोगाणुओं को मारने में एक असक्षम होता है और वो हमें फिर रोग लग जाता है। जो गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को इंगित करता है, कि इसका मतलब है अगर बहुत ज्यादा अगर इन्फेक्शन फैल गया है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इतना एक स्ट्रांग नहीं था, या कहें इतना ज्यादा हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए थे कि वो सबसे लड़ नहीं पाए। कुछ को मारा लेकिन कुछ एक्टिव रहे जिन्होंने इन्फेक्शन कर दिया। तो प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में स्थित अन्य तंत्रों की तरह सफल नहीं होगा यदि हमें पर्याप्त भोजन तथा पोषण नहीं प्राप्त। तो हमें अपना भोजन और पोषण पे बहुत ध्यान होना रखना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र एक एक्टिव काम कर सकता है। और इसलिए हम कहते हैं कि संक्रामक रोगों से बचने के लिए दूसरी मूल आवश्यकता है उचित मात्रा में सबके लिए भोजन की उपलब्धता। तो यहाँ हमें एक बात का और ध्यान देना चाहिए कि जो भोजन भी ले रहे हैं तो हमें एक पौष्टिक भोजन लेना चाहिए जिससे हमारा बॉडी स्ट्रांग हो। तो जो हम फास्ट फूड खाते हैं वो एक
पेट तो भर देता है लेकिन हमें वो पौष्टिक तत्व नहीं मिलते। तो ये संक्रमण से बचने की सामान्य विधियां हैं। विशिष्ट विधियों का अगर हम बात करें तो ये प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट गुणों से संबंधित होती हैं जो रोगाणु से लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जैसे हम एक समय था जहाँ जब चेचक बहुत फैलती थी और एक वो चेचक जो थी वो इन्फेक्शियस थी कि उसका जो वाटर, अगर वो जो दाने हो रहे हैं उसका पानी किसी को छू जाए तो उस व्यक्ति को भी हो जाता था। ये एक महामारी की तरह हमारे चारों ओर फैली थी। और ये था कि अगर किसी को चेचक हो तो उसको एक बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता था, उसको किसी बाहर किसी से मिलने नहीं दिया जा सकता था। लेकिन कोई एक वर्ग ऐसा भी था जो चेचक से नहीं डरता था, और वो जो था वो ही वर्ग क्या है, वो उसकी सेवा करता था, उसको वह हेल्प करता था। और वो जो वर्ग था वो ये था जिनको पहले चेचक हो चुकी। तो ये देखा गया जिनको चेचक हो चुकी थी उनके अंदर उसको लड़ने की एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी। तो इवन वो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ भी रहा है तो उसको कोई डर नहीं होता था। फिर तो यहाँ पे जो एक और ये होता था, जो लोग ठीक हो जाते थे तो उनके फेस पर, उनके शरीर पे गड्ढे, एक ऐसे निशान भी पड़ जाते थे। तो ये तो एक चीज जो ऑब्जर्व करी गई थी कि जिसको एक बार चेचक हो जाए वो आपको चेचक रोग पुनः होने की संभावना नहीं होती। तो इसलिए एक बार रोग होने पर उसी रोग से बचने की ये एक विधि थी कि आपको हो जाए, फिर अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास जा रहे हैं आपको नहीं होगा। तो ये एक जो ऑब्जर्व करा गया था, तो इसलिए वो लोग एक हेल्प करते थे कि अगर आपको पहले हो चुकी है तो आप उस व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, उसका हेल्प कर सकते हैं कि वो जितने टाइम उसका इन्फेक्शन है वो एक हो जाए, वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पे ये जो देखा गया कि जिसको हो गई तो कैसे उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो। तो यहाँ ये देखा गया कि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रतिक्रिया करता है। और फिर क्या होता है, उसका एक विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। मीन्स आपको इन्फेक्शन हुआ, आपका प्रतिरक्षा तंत्र उससे लड़ा, फिर उसको याद, और उसको उस समय लड़ने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उतने टाइम पीरियड में उसके अंदर एक मेमोरी सेट हो गई कि इस प्रकार का रोगाणु आएगा तो मुझे इस प्रकार लड़ना। तो सेकंड टाइम जब रोगाणु आता है वो पहले से तैयार होता है और उससे फिर लड़ता है। तो ये एक है, तो यही आपको कह रहे हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है और फिर इसका विशेष रूप से स्मरण कर लेता है। तो इसलिए जब वैसा ही रोगाणु उससे मिलता जुलता जब उसके संपर्क में आता है तो वो पूरी शक्ति से उसको नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, और ये प्रतिरक्षा करण के नियम के आधार है। तो इसलिए जो हम वैक्सीन जो हमारी बनती हैं वो यही है कि एक बहुत हल्का सा जो इन्फेक्टेड जो वायरस है, या अगर कहें जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है, वो एक हल्का सा हम वैक्सीनेशन से दे देते हैं। बहुत हल्का सा देते हैं, मीन्स बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र पहचान लेता है कि इस प्रकार का अगर आएगा तो वो अपना एक सिस्टम बना लेता है कि मैं उस पर अटैक ऐसे करूंगा। तो जब एक रियल इन्फेक्शन आता है तो हमारा सिस्टम पहले से तैयार होता है और वो फिर उसको लड़के खत्म कर देता है। तो यही टीकाकरण की विधि है। तो जब से हम ये एक टीकाकरण का ये चेचक से बचने के लिए हुआ तो अब चेचक कम होती है, और इतनी डेंजर वो कहें एक लाइफ के लिए एक वो एक डेंजर नहीं बनती है।
तो ये जो टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर के विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूक बना सकते हैं और वह उन रोगाणुओं को नकल करता है जो टीके के द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। और वास्तव में जब रोग नहीं करते हैं, ये वास्तव में रोग नहीं करते, लेकिन ये वास्तव में रोग करने वाले रोगाणुओं को उसके बाद रोग करने से रोक सकता है। तो जितना हमारा ये वैक्सीनेशंस हैं वो इसी प्रकार हैं कि वो हमारे बॉडी को पहले से तैयार कर देते हैं, है ना। ये एक ऐसे ही हो गया कि अगर आपको मालूम है कि आपके किस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप पहले से तैयार कर लेते हैं और आप उनके आंसर्स लिख लेते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि शॉर्ट आंसर्स आएंगे, लॉन्ग आंसर्स आएंगे, एमसीक्यू आएंगे किस प्रकार के, तो आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में एक परेशानी होती है। तो ऐसे ही हमारा बॉडी का भी प्रतिरक्षा तंत्र है। तो इसलिए हमारे अब ये जब से ये इस प्रकार की रिसर्च हुई है तब से हमारे बहुत प्रकार के टीके बन गए जो, और टेटनस, डिप्थीरिया, खोखर खांसी, चेचक, पोलियो, ये सब का अब हमारे ये वैक्सीनेशंस ऐसे टीके बन गए हैं कि वो बच्चों को एक एक एज पर दे दिए जाते हैं। तो जो पहले जो एक ऐसी बीमारियां होती थी कि जीवन पर एक बात आ जाती थी, लोग जीवित नहीं रह पाते थे, लेकिन आज वो बीमारियां इतनी भयानक नहीं है कि वो हमारे एक जीवन के लिए एक घातक बने। और इसलिए जब से वो आप देखेंगे और आप खुद भी अपने माता पिता से पूछ सकते हैं कि जन्म के बाद कुछ महीनों तक बच्चों को टीकाकरण इसीलिए होता है कि वो उन भयानक चीजों से बच पाए, उन बीमारी जो भयानक बीमारियां हैं उनसे बच पाए। हेपेटाइटिस के कुछ वायरस जिससे पीलिया होता है पानी द्वारा संचरित होता है और हेपेटाइटिस ए के लिए टीका उपलब्ध है। लेकिन क्या है कि अधिकांश भागों में जब बच्चों की आयु 5 वर्ष की हो जाती है तब वह हेपेटाइटिस ए के प्रति प्रतिरक्षी हो चुका होता है। इस कारण यह है कि वह पानी के द्वारा वायरस के प्रभाव में आ चुका होता है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ये सारे जो एक बच्चों को जो टीकाकरण चाहिए तो वो हमारा हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों को वो सारे टीकाकरण हो जाएं जिससे वो ये जो प्राणघाती जो इन्फेक्शंस हैं इनसे लड़ सके। तो यहाँ जो है आपको ये पता चला कि कैसे जो टीका जो हम लगवाते हैं, जो वैक्सीनेशन बच्चों के होते हैं, वो आज आपको चैप्टर पढ़ के समझ में आ गया होगा क्यों आवश्यक होते हैं और किस प्रकार वो एक हम हल्का सा इन्फेक्शन डाल के अपने डिफेंसिव सिस्टम को एक मूर्ख बनाते हैं कि वो जब एक घातक वैसा इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे लड़ पाए, वो उसकी पहले से तैयारी कर लें। तो आज के नोट्स देख लेते हैं। रोग से निवारण की आवश्यकता, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उनके शारीरिक कार्यों को बहुत हानि होती है तथा वे पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। उपचार में लंबा समय लग सकता है। संक्रमित रोगी अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में संक्रमण फैलाने का स्रोत बन सकते हैं। निवारण की विधि देखें, सामान्य विधि और रोग विशिष्ट विधियां होती हैं। सामान्य विधि देखें, रोगों का निवारण करने की सामान्य विधि रोगी से दूर रहना होता है। वायु से फैलने वाले संक्रमण या रोगों से बचने के लिए हमें भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। पानी से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए पीने से पहले पानी को उबालना चाहिए। और इस प्रकार रोग वाहक सूक्ष्मजीवों द्वारा फैलने वाले रोगों जैसे अगर हम देखते हैं मलेरिया के लिए हमें क्या करना चाहिए, कोशिश यह करनी चाहिए मच्छर हमारे आसपास नहीं पनपे। रोग विशिष्ट विधियों में देखते हैं, रोग के रोकथाम का हमारा जो एक उपाय है वो है टीकाकरण। और इसमें क्या है आपको यहाँ पे मैंने फिर लिखकर बता दिया है, रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिए जाते हैं। रोगाणु के प्रवेश करते ही प्रतिरक्षा तंत्र धोखे में आ जाता है और वो क्या करता है, वो विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन आरंभ कर देता है। तो इस प्रकार रोगाणु को मारने वाली विशिष्ट कोशिकाएं शरीर में हमारे लिए पहले से निर्मित हो जाती हैं
और जब वास्तव में इन्फेक्शन होता है तो वह विशिष्ट कोशिकाएं लड़ती हैं और रोगाणु को मार देती हैं। विभिन्न प्रकार के टीके की देखें तो टेटनस, डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, क्षय रोग के लिए टीके उपलब्ध हैं। बच्चों को डीपीटी का टीका लगता है, जो डी से डिप्थीरिया, पी से आपकी कुकर खांसी और टी से टेटनस के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कैसे हमारे हम कुछ बीमारियों से लड़ने के लिए पहले ही अपने शरीर को तैयार कर लेते हैं टीकाकरण द्वारा, या हम जिनको कहते हैं इम्यूनाइजेशन द्वारा। तो बच्चों, आज का अब सेशन यहीं हम रोकते हैं, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।